नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग अंग्रेजी विषय का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और बिल्कुल बेसिक से जो भी न्यू लर्नर है उनके लिए बिल्कुल ही बेसिक से अंग्रेजी की क्लास आज से स्टार्ट हो रहा है और निरंतर ये क्लास चलता रहेगा। हर दिन आपको एक वीडियो मिलेंगी और आज से एकदम बिल्कुल बेसिक से हम लोग अंग्रेजी स्टार्ट करेंगे। आइए सीखने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश का, मेरे भाई तो इंग्लिश है क्या? बोलेंगे सर इंग्लिश इज नथिंग बट अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। सर लैंग्वेज आती कहां से है? लैंग्वेज आती है साउंड से। लैंग्वेज आती कहां से है मेरे भाई? लैंग्वेज आती है साउंड से। अगर थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाएगा, आएंगे हम इंग्लिश पर। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश कब से स्टार्ट हुआ, कैसे अंग्रेजी बोले जाने लगा, सब कुछ स्टोरी ऑफ इंग्लिश हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी आप लोग दिल थाम के बैठिए, ध्यान से देखिए जो मैं बता रहा हूं। इंग्लिश की अगर बात किया जाए तो इंग्लिश है क्या? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लोग सोचते हैं सर हम लोग तो इसे विषय के रूप में पढ़ते हैं। मेरे भाया, इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज। और लैंग्वेज आप समझने जा रहे हैं। लैंग्वेज को रटने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज को समझने की जरूरत है। तो मेरे भाई इंग्लिश है क्या? इंग्लिश एक लैंग्वेज है सर। लैंग्वेज आती कहां से है? लैंग्वेज आती है साउंड से। अगर साउंड की बात करें तो साउंड का ही जो रिटेन फॉर्मेशन होता है, साउंड का ही जो रिटेन फॉर्मेशन होता है, साउंड के रिटेन फॉर्मेशन को ही बोलते हैं मेरे भाई लेटर। बिल्कुल देखते रहिए ध्यान से, एक एक चीज पता चलेगा कहां से है। इंग्लिश है क्या? लैंग्वेज। लैंग्वेज आती कहां से है? साउंड से। साउंड क्या है? तो साउंड का जो रिटेन फॉर्मेशन है वह रिटेन फॉर्मेशन ही क्या है? लेटर। अब एक एक चीज समझते चलेंगे। अच्छा साउंड कितने हैं? साउंड कितने होते हैं? टोटल साउंड कितने हैं? तो हम लोग इस बात को समझते हैं कि टोटल 44 साउंड होते हैं। 44 देयर आर 44 साउंड्स। टोटल 44 साउंड्स होते हैं। लेकिन हम इस बात को समझते हैं सर लेटर तो 26 ही होते हैं। लेटर तो 26 ही होते हैं, तो आखिर 44 साउंड और लेटर ओनली 26। तो ये अरेंजमेंट किस प्रकार से है, कैसे ये अरेंज हुआ है? हम समझेंगे कैसे अरेंज हुआ है। बहुत लॉजिक है इसके पीछे। आइए इसे बताते हैं। अगर साउंड की बात करें मेरे भाई तो साउंड कितने हैं? साउंड है 44, टोटल 44 साउंड है। और साउंड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वॉवल साउंड और एक होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट साउंड, एक वॉवल साउंड और एक कॉन्सोनेंट साउंड। वॉवेल नहीं, वॉवल्स। अगर वॉवल साउंड की बात करें तो ये टोटल 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड की बात करें तो कॉन्सोनेंट साउंड 24। वॉवेल साउंड जो हमारे वोकल कोर्ड से निकलता है, जैसे ये भाई साहब है, ये इनका एक टिका भी कर देते हैं, और यहाँ होता है हमारा गर्दन के पास, यहाँ वोकल साउंड होता है और यहाँ से जो साउंड निकलता है वह होता है वॉवेल साउंड। यहाँ से जो साउंड निकलता है वो होता है वॉवेल साउंड। तो वॉवेल साउंड 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड 24 होते हैं। अच्छा अब आप लोग एक बात बताइए हमको कि लेटर की अगर बात किया जाए तो वॉवेल लेटर्स कितने होते हैं? वी ऑल नो दैट देयर आर 5 वॉवेल लेटर्स। हम सभी जानते हैं वॉवेल लेटर्स 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 वॉवेल लेटर्स होते हैं और वॉवेल साउंड है क्या? कितने? 20। और कॉन्सोनेंट की बात करें तो जो वॉवेल साउंड है, वॉवेल लेटर्स है, उसके सिवा जो भी लेटर्स है वो सब क्या है? सब कॉन्सोनेंट लेटर्स है। मतलब 21 जो है वो कॉन्सोनेंट ये लेटर्स है। ये कॉन्सोनेंट क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर्स है। सर ये किस प्रकार का अरेंजमेंट है? हम देख रहे हैं कि साउंड जो है 20 है और 20 साउंड के लिए ओनली फॉर 5 वॉवेल लेटर्स का यूज हुआ है। ये कैसे? हम यहां देख पा रहे हैं कि यहां 24 वॉवेल साउंड है और 24 वॉवेल साउंड के लिए ओनली 21 लेटर्स का प्रयोग किया गया है। ये कैसे? तो हम ये कहेंगे आपसे कि मेरे भाई एक ही लेटर के लिए अलग अलग साउंड का प्रयोग किया जाता है।
मेरे भाई एक ही लेटर के लिए अलग अलग साउंड का प्रयोग किया जाता है। ये सब हम लोग प्रोनाउंसिएशन में देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। अगर बात करें, जैसे आप सब समझते हैं मेरे भाई CH, अगर हम बोले आपसे कि CH का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? सर CH। जब हम बोलेंगे मेरे भाई जब इससे बनता है केमिस्ट्री, तो क्या आप इसको केमिस्ट्री पढ़ते हो? नहीं, इसको आप पढ़ते हो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पढ़ते हैं। यहाँ साउंड क्या है? क। अगर हम बोले यहाँ पे तो फिर अगर ये केमिस्ट्री हुआ तो इसको होना चाहिए काइनिज, बट है ये चाइनीज, यानी यहाँ इसका साउंड क्या हो गया? च। उसी प्रकार से अगर बात किया जाए सुन, सुन, यहां अगर बात करें तो ओ का साउंड क्या है? यहां पर ओ का साउंड है ऊ के सेंस में आया है, सुन। अगर हम बात करें, यहां लिख दे हम फिरोज। अब बताइए यहां ओ के लिए कौन सा साउंड आया है? ओ के लिए वोवेल साउंड आया है, वो भी ओ। तो आप देख रहे हैं कि ओ के लिए ही दो साउंड देखने को मिल गया, एक ऊ और एक ओ। मतलब हम निष्कर्ष यहां तक पहुंचे कि एक ही लेटर्स के लिए अलग अलग साउंड का प्रयोग किया जाता है। यही वजह है कि लेटर कम होते हैं और साउंड अधिक होते हैं। चलिए लेट्स गो अहेड। अब अगर बात करें लेटर का, तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा लेटर का? द रिटेन फॉर्मेशन ऑफ साउंड, द रिटेन फॉर्मेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड लेटर। द रिटेन फॉर्मेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड लेटर। आइए, अच्छा अगर बात करें, मेरे भाई सीख रहे हैं अंग्रेजी फर्स्ट क्लास से, बेसिक से बिल्कुल सीख रहे हैं, और बिल्कुल ही बेसिक से बहुत हाई लेवल तक हम देखेंगे। पूरा यहां पर 11th 12th का कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, और बहुत बेहतरीन तरीके से। तो बड़े ही ध्यान से इस बात को समझे। इंग्लिश है क्या? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज आती कहां से है? साउंड से। साउंड का रिटेन फॉर्मेशन कहां से होता है? साउंड का रिटेन फॉर्मेशन है क्या? तो लेटर है। अगर बात करें मेरे भाई, हम बोले कितने लेटर होते, तो आप भी बोलेंगे, हम भी इस बात को समझते हैं कि लेटर तो होते हैं ओनली 26। देयर आर 26 लेटर्स। अगर बात करें 26 लेटर का, तो A to Z तक आप सब लोग जानते हैं, और ये बात हमको समझाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम लोग 11th 12th देख रहे हैं, तो वोवेल कॉन्सोनेंट सबको पता है। तो अब यहां पर हम चर्चा करते हैं। अब एक बात बताइएगा, यहां पर हम आपसे बोले कि बी क्या है मेरे भाई, तो आप बोलेंगे सर एब्सोल्युटली बी तो एक बी भी एक लेटर है। हम बोले वेरी गुड। अब आप इस बात को समझाइए, ओ क्या है? हम बोलेंगे ओ भी एक अलग लेटर है। अच्छा वाई क्या है? वाई भी एक अलग लेटर है। लेकिन यहां से अगर हम कमा को हटाएं और एक साथ लिखने का प्रयास करें मेरे भाया, अब ये लेटर नहीं रहा, अब ये बन गया वर्ड। क्या बन गया? वर्ड। जादू है। आइए एक और सीखते हैं। जैसे हम बोले LIER, अलग अलग बात किया जाए तो अलग अलग यहां पर 4 लेटर्स हैं। लेकिन अगर चारों लेटर को, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अगर हम बात करें GIRL, यहां पर अलग अलग लेटर है, लेकिन अगर चारों को हम लोग एक साथ लिखने का प्रयास करें तो ये गर्ल बन गया, और आप गर्ल, अब क्या रहा? अब ये गर्ल हो गया वर्ड। एक और एग्जांपल, जैसे हम बोले मेरे भाई ये क्या है? सर यह एक लेटर है, वो भी भ लेटर है। वेरी गुड। मेरे भाई ये क्या है? सर ये भी एक लेटर है, कॉन्सोनेंट। ये क्या है? ये भी एक लेटर है। हम बोले ये क्या है? सर ये तो बहुत ही डेंजरस वर्ड बन गया, वेरी डेंजरस, लव। अब लव को एक साथ लिखने का प्रयास करें तो यहां पर अलग अलग यहां पर 4 लेटर थे, लेकिन जब इनके बीच से कमा हटाकर इनको एक साथ लिखने का प्रयास किया गया, इस केस में अब यह क्या बन गए मेरे भाई? यह बन गए वर्ड। यानी कैसे वर्ड का फॉर्मेशन हुआ?
कैसे वर्ड का फॉर्मेशन हुआ, वर्ड का निर्माण कैसे हुआ? हम कहेंगे सर वर्ड क्या लेटर से मिल मिल के बन गया? लेटर से जो मिल मिल के बनता है वही वर्ड है। हम बोले बिल्कुल सही मेरे भाई, बिल्कुल सही तुमने समझा कि वर्ड क्या है। तो वर्ड साफ साफ हम कहेंगे कि वर्ड तो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सॉरी ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स। एब्सोल्युटली। अगर बात करें, ठीक है आप तो बोल दिए, हम बोले अगर कि सब ठीक है बताइए बी, फिर हम बोले वाई, फिर हम बोले व्हाट ओ, तो यहां पर तीन लेटर है बी वाई ओ। अगर इनके बीच से कॉमा हटाकर इनको एक साथ लिखने का प्रयास किया जाए क्या बना? इसका तो हम कभी ये तो देखने को मिला ही नहीं है, ऐसा तो वर्ड देखे ही नहीं हम। क्या बी वाई ओ इसका कोई सेंस है? क्या मीनिंग है इसका कुछ? ये मीनिंगफुल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर यह मीनिंगफुल नहीं है, अगर यह मीनिंगफुल नहीं है, तो जब यह मीनिंगफुल नहीं है तो यह वर्ड भी नहीं। इसलिए कि वर्ड होने के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर्स का होना जरूरी नहीं है, ग्रुप ऑफ लेटर्स जो है वह मीनिंगफुल भी होना चाहिए। इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ मीनिंग भी होना चाहिए। तो साफ साफ कहेंगे कि वर्ड क्या है, तो हम कह देंगे कि अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। यानी अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग हो, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग हो, वह होता है वर्ड। वेरी गुड। आइए अगला देखने का प्रयास करते हैं। बड़ा गर्मी है, फैन ऑन नहीं कर सकते, साउंड क्रिएट होगा। आइए देखने का प्रयास करते हैं। देखने से पहले हाँ बड़ी अच्छी लाइन एक दिमाग में आ गया, बोल देते हैं आप लोगों के सामने, क्योंकि जो मन में है उसको बोल देना चाहिए, मन में नहीं रखना चाहिए। अगर आज समुद्र को गुमा आ गया है, अगर आज समुद्र को गुमा आ गया है, तो ले चलो मेरी कश्ती भी उधर जिधर तूफान आ गया है। वर्ड समझा हमने, अब समझने का प्रयास करते हैं। अगर बात करें वर्ड, तो लेटर के बाद क्या सीखे हम लोग? तो लेटर के बाद हम लोग सीखे वर्ड। अच्छा, वर्ड के बाद क्या आता है? तो लोग बोल देते हैं वर्ड की तुरंत बाद, किस वर्ड के बाद जो होता है वह होता है सेंटेंस, लेकिन ऐसा नहीं। वर्ड के बाद हम देखेंगे फ्रेज। क्या देखेंगे? फ्रेज। जैसे हम बोले, अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी फ्रेज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, बोलिए। फ्रेज बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, बस आप ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहिए। आइए फ्रेज। तो मेरे भाई फर्स्ट थिंग तो ये है कि फ्रेज भी जो होता है वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। इसलिए कि फ्रेज में एक वर्ड नहीं होते हैं, फ्रेज में एक से अधिक वर्ड होते हैं, तो यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। फ्रेज भी एक शब्दों का समूह होता है। कैसा समूह सर? बातें समझ में नहीं आ रही है, हम लोग अभी समझाए कहां, अभी देखो समझ में आ जाएगा सब कुछ। ऐसे हम बोले यहां पर आपसे कि ही बाउट a new car, he bought a new car। हम बोले he is good at reading, he is good at reading। हम बोले कि he has bought a red car। मेरे भाई यहां पर अगर हम बात करें एक और एग्जांपल का, हम बोले कि सी वॉक्स इन द मॉर्निंग। आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन हम समझाते हैं। यहां पर जो आया हुआ इन द मॉर्निंग फ्रेज है, यहां पर और रेड कार भी फ्रेज है। अब कौन फ्रेज है इस बात को समझेंगे। यहां पर आया हुआ है ट्रेडिंग, ये भी एक फ्रेज है। तो आप देख रहे हैं कि जहां जहां फ्रेज है, यहां फ्रेज है, यहां फ्रेज है, यहां फ्रेज है, तो यहां पर हम देख रहे हैं आप एक वर्ड नहीं, यहां पर मोर देन वन वर्ड।
हर जगह आप देख पा रहे हैं कि मोर देन वन वर्ड्स, एक से अधिक शब्द है। तो एक बात पता चला कि जो फ्रेज होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन फ्रेज का कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। फ्रेज कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं शो करता है। अगर हम यहां से इन सबको हटा दें फ्रेज के सिवाय, तो क्या इनका मीनिंग कंप्लीट है? बताइए, क्या इनका मीनिंग कंप्लीट है? हम बोले आपसे इन द मॉर्निंग, सुबह में। क्या सुबह में? अरे क्या सुबह में? मार खाएगा। अरेट का क्या? अरेट का दहेज वेज मिला है, लगन चल रहा है। अरेट रीडिंग पता चल पा रहा है क्या इससे कुछ से? तो मैं, लेकिन हाँ एक बात है कि एक से अधिक शब्द, यहां भी देख रहे हैं कि एक से अधिक वर्ड आया है, यहां भी एक से अधिक वर्ड, यहां भी एक से अधिक वर्ड। तो एक बात तो डर है कि फ्रेज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन एक बात और है, इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है, यानी विदाउट कंप्लीट मीनिंग। मेरे भाई आओ डिफिनेशन लिखते हैं, बहुत ही सुंदर डिफिनेशन, बहुत ही फ्रेज का बहुत सुंदर डिफिनेशन लिखते हैं। हम कह सकते हैं कि अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, विदाउट कंप्लीट मीनिंग। A phrase is a group of words without complete meaning। यानी एक फ्रेज जो होता है शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं रखता है फ्रेज, बस यही। अगर बात किया जाए काइंड्स ऑफ फ्रेज, कितने प्रकार के फ्रेज होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के फ्रेज हमको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ फ्रेज का, देखिए काइंड्स ऑफ फ्रेज मेरे भाई, पहला है नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज। दूसरा है एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। तीसरा है एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज। चौथा है वर्बल फ्रेज, वर्बल फ्रेज। अगला है प्रीपोजिशनल फ्रेज। इतना ही देखेंगे बिल्कुल, है ना? नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, वर्बल फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये फ्रेज है, इनको हम देखेंगे। लेकिन अभी नहीं, अगले वीडियो में देखेंगे और थोड़ा सा चर्चा करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज पर, और थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज पर चर्चा करेंगे। आइए, बड़ा गर्मी हो रहा है, चलिए। तो ये काइंड्स ऑफ फ्रेज, कल के क्लास में हम यहां से आगे बढ़ेंगे। यहां तक नोट कर लीजिएगा आप लोग, वीडियो को पॉज करके। आइए, चलिए देखते हैं, और थोड़ा सा बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज पर, इंग्लिश लैंग्वेज पर। आइए, यहां वर्ड के बाद थोड़ा सा कट किया है, फ्रेज है, फ्रेज, बट साउंड तो जरूर आया होगा। आइए इन सब चीजों को रब करते हैं, रब के पास भेजते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे ओनली फॉर इंग्लिश के बारे में, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। अगर इंग्लिश है क्या, तो हम लोगों ने समझा कि इंग्लिश सर एक लैंग्वेज है, लेकिन एक बात और है कि इंग्लिश जो है मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज, मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज है। अंग्रेजी बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है। इंग्लिश इज नॉट अ सिंगल लैंग्वेज, इट्स अ मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस। ये बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है। हम कह सकते हैं इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ मेनी लैंग्वेजेस, इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ मेनी लैंग्वेजेस, मेनी लैंग्वेजेस। बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण हुआ है इंग्लिश में। सर कौन कौन सी ऐसी भाषा है जो इंग्लिश में आगे हम बोलेंगे? देखो, ग्रीक का नाम सुना होगा आपने, ग्रीक, ग्रीक भाषा से बहुत सारे शब्द लिए गए हैं इस इंग्लिश में। मान लेते हैं कि हमारा इंग्लिश का खजाना है,
आजकल चल रहा है लगन खूब, तुम लोग खाया होगा पूरी मिक्सचर सब्जी। हाँ मिक्सचर है ये भी मिक्सचर है। ग्रीक भाषा से बहुत सारे शब्द लिए गए हैं इस अंग्रेजी भाषा में, ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज में। आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा फ्रेंच भाषा का। फ्रेंच भाषा से भी a lot of वर्ड लिए गए हैं। अगला है पार्सियन। पार्सियन से भी बहुत सारे शब्द लिए गए हैं मेरे भाई। अपना जो हिंदी है, हिंदी से भी बहुत सारे वर्ड्स बोरो किए गए हैं इस इंग्लिश भाषा में। धोती, कुर्ता, खिचड़ी, जंगल, वैद, वकील, ऋषि, ये सारे हिंदी वर्ड है जो इंग्लिश में लिए गए हैं। इसके बाद भी है चाइनीज है, मंदारिन है, स्कैंडिनेवियन है, बहुत सारे हैं, संस्कृत है। इन सही बहुत सारी भाषाओं से शब्द लिए गए हैं इस इंग्लिश भाषा में। इसीलिए इंग्लिश का डिफिनेशन दिया जाता कि इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ मेनी लैंग्वेजेस। अंग्रेजी बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है। लेट्स फॉर्म डिफिनेशन ऑफ इंग्लिश। एक बात और तय है मेरे भाई कि इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अभी इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो अगर बात करें इंग्लिश के डिफिनेशन का, हम कहेंगे इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ मेनी लैंग्वेजेस। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ मेनी लैंग्वेजेस। और बढ़ा सकते हैं इसको, और इसको बढ़ा सकते हैं कि which is spoken all over the world, all over the world। अंग्रेजी बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है जो पूरी दुनिया में बोला जाता है। पूरी दुनिया में, यानी दुनिया में हर जगह अंग्रेजी भाषा बोली जाती है ना। देयर इज एट प्रेजेंट वर्ल्ड, अगर बात किया जाए प्रेजेंट टाइम में, तो देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर इंग्लिश इज नॉट स्पोकन। यानी इंग्लिश हर जगह बोला जाता है। अंग्रेजी भाषा एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन फॉर्म अनदर डिफिनेशन, एंड दिस इज English is an international language which is spoken all over the world, all over the world। समझे मेरे भाई, अंग्रेजी बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है जो पूरी दुनिया में बन जाती है। एक और डिफिनेशन तैयार कर सकते हैं इसके क्वालिटी के बेस पर। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है विच इज स्पोकन, जिसे बोला जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। कोई ऐसी भाषा नहीं है दूसरी जो पूरी दुनिया में बोला जाता है। और यह राज सिर्फ और सिर्फ एक भाषा को प्राप्त है, और वो है हमारी इंग्लिश, आपकी इंग्लिश, हमारी और आपकी इंग्लिश। आइए अब अगर बात करें मेरे भाई, अब अगर बात करें अंग्रेजी भाषा के बारे में, तो ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजी भाषा की शुरुआत AD 4049 से हुआ। AD 4049 से, यानी 449 ईस्वी के आसपास ही अंग्रेजी भाषा का शुरुआत माना जाता है। अगर बात करें इंग्लिश के पीरियड्स के बारे में, तो 3 पीरियड्स हैं इंग्लिश के। फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश, सेकंड है मिडिल इंग्लिश। सेकंड कौन है मेरे भाई? मिडिल इंग्लिश। और जो थर्ड है वह है मॉडर्न इंग्लिश। जो थर्ड है वो कौन है? मॉडर्न इंग्लिश। मेरे भाई ये ओल्ड इंग्लिश क्या होता है, मिडिल इंग्लिश क्या होता है, मॉडर्न इंग्लिश क्या होता है, हम बोलेंगे समय के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, इंग्लिश को डिवाइड कर दिया गया है 3 भागों में, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश।
आ गए। तो AD 449 टू AD 1059, यानी 449 ईस्वी से लेकर के 1059 ईस्वी तक जो इंग्लिश है उसे ओल्ड इंग्लिश के नाम से जाना जाता है, इसे क्लासिफाई किया गया है। अगला अगर बात करें 50 है, सॉरी 1150 टू AD 1500 तब के समय की जो इंग्लिश है उसे मिडिल इंग्लिश के नाम से जाना जाता है, और AD 1500 ऑनवर्ड्स, मतलब इसके आगे यानी 1500 ईस्वी के आगे जो अब इंग्लिश है उस इंग्लिश को मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जाना जाता है। मतलब अभी जो हम लोग हैं मॉडर्न इंग्लिश के युग में चल रहे हैं, अभी जो हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं वो मॉडर्न इंग्लिश पढ़ते हैं। ओल्ड इंग्लिश में बहुत सारे डिफरेंसेस है, ओल्ड इंग्लिश और बात करें मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश में बहुत सारे डिफरेंसेस है, बहुत सारे। आपको आप जान जाएंगे चौक करके, आप विश्वास ही नहीं करेंगे हमारा। जैसे हम बोले कि ASUNN, हम पूछे आपसे ये क्या होता है ASUNN, बोले सर ऐसा तो कभी देखा नहीं मैंने। हम बोलेंगे आप हम नया नया दिखाते हैं। हम बोलेंगे मेरे भाई ASUNN यह है सन, जिसका मतलब होता है सूर्य। क्या बात करते हैं सर, ऐसा कहाँ होता है? हम बोलेंगे होता था, ओल्ड इंग्लिश में ऐसा ही होता था, बट मॉडर्न इंग्लिश इसका मीनिंग हो गया सन। मरना का मीनिंग पहले होता था DYE, लेकिन आज होता है DIE। आज DYE का मतलब होता है डाई करना, बारना, डाई करना। हाँ चलेगा, आजकल तो सबका बाल को गया। ऐसे बहुत सारे हैं। अगर बात करें HEE, हम पूछे आपसे कि E का मतलब क्या होता है? सर ऐसा तो कभी मिला नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ओल्ड इंग्लिश में ही के लिए ही प्रयोग होता था, बट अब मॉडर्न इंग्लिश में HE लिखते हैं। WEE होता था, हम लोग WE लिखते हैं। बात समझे? तो इंग्लिश के ये पीरियड्स है ना। सर अभी तक हम एक बात नहीं जान पाए कि फादर ऑफ इंग्लिश कौन है, इंग्लिश के पिता कौन है। इंग्लिश के पिता का मतलब क्या? इंग्लिश को जन्म थोड़े किसी ने दिया है, ऐसा थोड़े हुआ कि इंग्लिश का जन्म हो गया है, दो लोग मिलकर इंग्लिश को पैदा कर दिया, ऐसा थोड़े हुआ। कहने का मतलब यह है कि सर अंग्रेजी भाषा में सबसे अधिक योगदान किसका रहा है? हाँ ये बात सही है, ये प्रश्न पूछने लायक है, तो प्रश्न ऐसा पूछो जो पूछने लायक हो। ठीक है मेरे भाई, चलो हम बताते हैं। तो आपको एक बात बता दे कि ओल्ड इंग्लिश के समय कोई भी राइटर का उदय नहीं हुआ। ओल्ड इंग्लिश में कोई राइटर नहीं आया, कोई लेखक नहीं आया, कोई साहित्यकार नहीं आया। मिडिल इंग्लिश में जो सबसे जो प्रमुख राइटर हैं वो आए थे, हम बताएंगे, और उनका ही सबसे अधिक योगदान रहा इस अंग्रेजी को विकसित करने में। इसके बाद बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे प्रिंटिंग प्रेस वगैरह का आविष्कार हो गया। जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया तो किताबें छपने लगी, और छपने लगी तो दूर दूर तक जाने लगी, और धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा का विकास हुआ। अंग्रेजी में साहित्य लिखा जाने लगा। तो सबसे पहले अंग्रेजी में साहित्य लिखने का काम, अंग्रेजी में सबसे अधिक योगदान देने का जो काम किया वह राइटर का नाम था जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर ने ही शुरुआत में सबसे अधिक जो है लिटरेचर वगैरह लिखा। अंग्रेजी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान रहा जॉफ्री चौसर का। यही वजह है कि जॉफ्री चौसर को हम लोग अंग्रेजी के पिता के रूप में जानते हैं। इट मींस जॉफ्री चौसर इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश। Who is the father of English? Who is the father of English? The answer is that Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer is known as the father of English. Father of English. जॉफ्री चौसर को अंग्रेजी के पिता के रूप में जाना जाता है। ओके